Hello everyone and a very warm welcome. So this is 30 days, 30 questions J advanced series and let us see what is the question for today. तो फिर से एक अनदर सीक्वेंस का सम हमें निकालना है, एक अनदर समेशन आ गया है जो हमें सॉल्व करना होगा. Let us see what is that. AI, BI, CI belongs to R plus for all I belonging to natural numbers. A1 is equals to B1 is equals to 1 and Bn is equals to An into Bn minus 1 minus 2 for all n greater than 1. Now, if limit n tends to infinity, Bn is equals to 5, which clearly indicates कि infinity तक B जो होगा वो एक finite quantity ले रहा है, यानी वो bounded है ना? And Ci is equals to 1 upon Ai. Then find the value of अभी किसका वैल्यू फाइंड करना है? C1 plus C1 C2 plus C1 C2 C3 plus and so on up to infinity. So ये समेशन है जो मुझे फाइंड करना होगा. बहुत सारा इंफॉर्मेशन फिर से दिया. I have to make use of that information to get my answer, right? अभी करें क्या? सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन रीड करते हैं फिर से. So they are saying that all are natural number AI, BI, CI. A1, B1 1 है और Bn जो है वो है An into Bn minus 1 minus 2 for all n greater than 1. For all n greater than 1. तो ये हमारे पास लिखा हुआ है. Further they are saying that if limit n tends to infinity, Bn is 5. Okay, ये भी हमने इंटरप्रेट कर लिया कि that means Bn एक बाउंडेड वैल्यू देगा. And Ci is 1 upon Ai. ठीक है, तो ये Ci है और मुझे Ci का ही कुछ समेशन बोला गया है. I said okay fine, I'll start with C1 which is going to be 1 upon 1. Let us find out C1 C2. What is going to be C1 C2? It will be 1 upon A1 A2. Correct? Then what do we have? We have C1 C2 C3. तो उसे रिप्लेस किया जा सकता है 1 upon A1 A2 A3 से. ठीक है भाई, लिख सकते हैं. और क्या, ये सारी टर्म्स जो है अब ये सीरीज में हम लोग A1 A2 A3 के टर्म्स में लिखेंगे, यानी C1 plus C1 C2 plus C1 C2 C3 and so on. The answer is going to be 1 upon A1, तो 1 लिख लिया, plus 1 upon A1 A2 plus 1 upon A1 A2 A3 and so on, right? अब ये जितने A1 A2 A3 है ना, इन सबको मैं B1 में कन्वर्ट करूंगी या BI में कन्वर्ट करूंगी. The reason being, हम क्यों इसे कन्वर्ट कर रहे हैं? सिंपल रीजन ये है कि एटलीस्ट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे मुझे ये पता है कि Bn is going to be something finite. वो finite आ रहा होगा. ठीक है, तो इसीलिए अब रिलेशन हमें An और Bn में क्या दिया गया है उस पर चलते हैं. जो रिलेशन हमें An Bn में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं An निकालती हूँ तो An मुझे मिल जाता है Bn plus 2 divided by Bn minus 1. राइट, ये An है, मुझे इसका रेसिप्रोकल लिखते जाना है, यानी 1 upon An मुझे मिलेगा Bn minus 1 upon Bn plus 2. ठीक है, 1 upon An is Bn minus 1 upon Bn plus 2, यानी C1 ठीक है एज इट इज रहने देते हैं, प्लस 1 upon A1 A2. सो 1 upon A1 A2 कैसे लिखेंगे आप? 1 upon A1 A2 लिखना है तो सबसे पहले A1 की बात करते हैं. A1 is 1 तो A2 की बात करते हैं. 1 upon A2 is going to be B1 upon B2 plus 2. Plus, coming to the next term, 1 upon A1 is 1, तो A2 आ जाएगा एक, तो B1 upon B2 plus 2 and along with that 1 upon A3 का मतलब हो जाएगा, जब हम 1 upon A3 की बात करेंगे तो B2 आएगा. पहले B1 upon B2 plus 2 है, now B2 upon, अब क्या लिखोगे आप इसे? B2 upon B3 plus 2, right? And so on till the last term. So on till the last term, यानी up to n terms लिखना है पहले तो, तब जाके आप n tends to infinity लगा पाएंगे. अब ये रही पूरी सीरीज जिसका सम मुझे निकालना है. कोई AP नहीं, कोई GP नहीं, इसीलिए आपकी अप्रोच ये रहती है कि you want to write down each term as a difference of two similar terms so that वो एक साथ कैंसिल होते चले जाए और हमें आंसर मिल जाए, है ना? यानी एक कॉम्पैक्ट फॉर्म आ गया तो that is going to be the sum. अभी तो पूरा ह्यूज सीरीज लिखा हुआ है. तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ? नाउ आई विल ट्राई टू राइट ईच टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड दैट जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स है ना वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जाएंगे. तो आपकी दो डिफरेंट टर्म्स भी ऐसी होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली. ठीक है, तो क्या करें? अभी 1 को तो मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा,
ये जो b1 है ना, इस b1 को लिखने के लिए मैं डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को यूज करती हूँ। b1 के साथ मैंने क्रिएट किया b2 plus 2, बट इट वॉज नॉट देयर, सो आई सब्ट्रैक्टेड b2 फ्रॉम इट, और जो कांस्टेंट 2 मिला उसे डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर दिया। ठीक है, इसे इस तरह से लिखेंगे, यानी मैं इसे इस तरह सेपरेट करने वाली हूँ। सेपरेट करने के बाद आप देख सकते हो कि पहले टर्म में डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर नहीं होगा, मगर सेकंड में डिनोमिनेटर में एक फैक्टर बन जाएगा विद b1 b2, है ना। प्लस अगले टर्म में भी ऐसा ही कुछ करेंगे, तो b1 b2 तो ऑलरेडी था, डिनोमिनेटर का एडिशनल फैक्टर में b3 जो आ रहा है ना, वो आप क्रिएट करो। डिनोमिनेटर b2 plus 2 b3 plus 2। अब आप देखो इसे इस तरह सेपरेट किया जाएगा। जब आप इस तरह सेपरेट करोगे तो यू विल बी गेटिंग b1 b2 अपॉन, अब क्या आ जाएगा, b1 b2 डिवाइडेड बाय b2 plus 2, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस वाला टर्म विद ऑपोजिट साइन। ये 2 एडजस्ट कर दिया हमने, एंड देन आई विल बी गेटिंग माइनस b1 b2 b3 होल डिवाइडेड बाय अगेन 2 टाइम्स b2 plus 2 b3 plus 2 एंड सो ऑन। यानी ये तो सिमिलर टर्म्स क्रिएट होना शुरू हो गए। अब अगर ये सिमिलर टर्म्स क्रिएट होना शुरू हो गए हैं तो ऐसा करते हैं, चलते हैं सीधे हमारी लास्ट टर्म पर। लास्ट टर्म यानी अब आप क्या लिख सकते हो इन जनरल, एंड सो ऑन अप टू tn अभी लिख लो। इन केस जरूरत पड़ती है तो दिमाग लगाएंगे। अभी एक बार चेक करते हैं, हो सकता है कि इसी से जनरलाइज कर पाए डायरेक्ट कि nth टर्म में बचेगा क्या, है ना। लेट्स कंटिन्यू। सो कंटिन्यूइंग लाइक दिस, व्हाट आई एम गेटिंग इज, फर्स्ट टर्म में हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, फर्स्ट टर्म में नहीं लिखा है तो एक काम करते हैं, हम इस पूरी ही सीरीज को 2 अपॉन b1 plus 1 b1 plus 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 अपॉन b1 plus 2। एक्चुअली जो फर्स्ट टर्म है ना 1, ये वैसे भी 2 अपॉन b1 plus 2 ही है, यानी 1 ही तो लिखा हुआ है, राइट। तो इसी तरीके से एक बार मैं लिखूंगी, सो दैट क्या होगा, b1 plus 1, वो एक मिसिंग फैक्टर लग रहा है पूरी ही सीक्वेंस में, वो भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करना है तो एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इस तरह भी लिखना पड़ेगा। तो पहला टर्म हो जाएगा 2 अपॉन b1 plus 1, 2 अपॉन b1 plus 2, सॉरी b1 plus 2, न्यूमरेटर 2 लिखना है तो क्या करें, b1 plus 2 माइनस b1 करके लिख लेते हैं। अब हम इसे सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, ओके, अगली टर्म b1 plus 2 अपॉन 2। तो अगला टर्म अब मैं लिख सकती हूँ, मैंने क्या किया, ये जो 2 का फैक्टर है ना, इस 2 को मैं सबको कॉमन निकाल कर अगर मैं लिखती हूँ तो ये फैक्टर बन जाएगा b1, पहला टर्म ध्यान से देखेंगे, अपॉन b2 plus 2 तो चला गया, तो सिर्फ b1 plus 2 लिखेंगे, माइनस b1 b2 अपॉन b1 plus 2 का फैक्टर आया है, साथ में b2 plus 2 भी आ जाएगा, राइट ना। कीप राइटिंग लाइक दिस एंड केयरफुली ईच एंड एवरी टर्म प्रॉपरली लिखते जाइएगा। अगला टर्म मिलेगा b1 b2 अपॉन, ये बाहर से हमने एक फैक्टर b1 plus 2 जो मल्टीप्लाई किया था वो मिला, b2 plus 2 इज ऑलरेडी देयर, दैट्स इट, यही आएगा। पहली टर्म तो हमारे पास b3 plus 2 को कैंसिल करके यही बनने वाली है, 2 मैंने कॉमन ले रखा है। After that, now you can see that next term we are getting is b1 b2 b3, so we have minus b1 b2 b3. Coming to denominator, it is going to become b1 plus 2, the next factor b2 plus 2, and further the next factor b3 plus 2, correct. Keep on writing it like this till the nth term. अभी भी मैं nth term नहीं लिख रही हूँ, मैं सीधे कैंसिल करने के बाद देखेंगे कि हमारे पास nth term क्या बचनी चाहिए, right? When you add them together, here what we are getting is 1 minus b1 upon b1 plus 2. So this term will get cancelled from this one. This will get cancelled from the next term. This will get cancelled from this term. And like this, you will be left out only with the last term here, right? So एक तो b1 plus 2 upon 2 बच रहा है. b1 plus 2 upon 2 का क्या मतलब हुआ? b1 तो 1 दिया हुआ है ना हमें क्वेश्चन में. So let's write it directly 3 by 2. Within the bracket, we are left out with 1. एक तो 1 आया और एक माइनस लास्ट यानी nth टर्म आया। अब nth टर्म हमारे पास देखते हैं क्या आएगा, ये पहला टर्म था, ये सेकंड टर्म था, ये थर्ड टर्म था। इस थर्ड टर्म की वाली टर्म देखो, इसमें b3 तक जा रहा है, तो nth टर्म में b1 b2 b3 से लेकर bn तक जाओगे, राइट ना। फर्स्ट टर्म में क्या बना, देखो मैं वापस दिखाती हूँ। फर्स्ट टर्म 1 माइनस b1 अपॉन b1 प्लस 2, सेकेंड टर्म का सेकेंड टर्म क्या आ रहा है, b1 b2 अपॉन b1 प्लस 2 b2 प्लस 2, थर्ड टर्म में b1 b2 b3 and similarly denominator factors. So nth term का जो ये term बचने वाला है ना, that is going to be this one upon b1 plus 2 b2 plus 2 and so on till bn plus 2.
This is what we are going to lift out with. ये n terms का sum निकाला है, but we need to get the sum to infinity. अब sum to infinity निकालने के लिए इसी में आगे limit n tends to infinity लगाएंगे. अभी इस पूरी sequence जो हमने solve की है ना, इसका नाम रख लेते हैं Sn. S infinity यानी limit n tends to infinity Sn. तो मैं यहाँ solve कर देती हूँ. Limit n tends to infinity Sn. Limit n tends to infinity Sn लिखा हुआ है. तो limit n tends to infinity Sn का मतलब आप क्या लिखोगे? Limit n tends to infinity 3 by 2 times 1 minus b1, b2, b3 and so on up to bn. Coming to denominator, b1 plus 2. Then we have b2 plus 2. Keep writing till bn plus 2. Right? Limit n tends to infinity pe this is a quantity less than 1. This is a quantity less than 1. Each and every term is tending towards a finite number but a fraction. All these fractions when multiplied infinitely many times, they will tend towards 0. So all of them, the product is going to tend towards 0. अब अगर ये 0 की तरफ जा रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 by 2. What we are going to get here is 3 by 2 as the answer. Right? So this is the answer to the question that we have. So have a look at the question again. मैं यही कहूंगी कि हमारे पास जब सीरीज या समेशन निकालने के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है, तो we always go for the basic. You pick up the nth term, try to rewrite it as a difference of two similar terms. Specifically दो consecutive या दो consecutive terms नहीं भी है, तो एक के बाद यानी T1 and T3 का difference, इस तरह से अगर आप terms लिख पा रहे हैं, then you will be able to get the sum of the series. Right? So thank you for engaging with the question. Hope it was useful for you. Please share it with your friends and peers. Do not forget to hit the like button and subscribe to our channel. See you in the next video with the next question. Till then, take care and bye-bye.